जय हिंद। मैं राहुल कुमार। सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर स्वागत सागर जीएस रिसर्च सेंटर में। आज हम बात करेंगे अबाउट महात्मा गांधी, यानी कि द गांधी एरा, है ना। 1917 से 1947, 1917 to 47। इन इंडिया वी नो अबाउट द एरा ऑफ द गांधी एरा 1970 to 47, because the first time in India the Gandhi activity in the politics in 1917 through the चंपारण मूवमेंट। ओके, तो नाउ द स्टार्ट्स महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी के बारे में हम आज जानेंगे कि महात्मा गांधी का क्रोनोलॉजिकल ओवरव्यू क्या था, कैसे हमारे देश में उनको बहुत सारे उपाधियों से, लगभग दर्जनों से ज़्यादा उपाधि से उनको नवाजा गया, पुकारा गया, है ना। यहाँ पर उनको उपाधि लगभग 8 से उपाधि लिखे हुए हैं, बहुत सारा और उपाधि हैं, है ना। आखिर हमारे इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में महात्मा गांधी को क्यों माना जाता है। एक आपको बता दें कि महात्मा गांधी को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, है ना, पूरे वर्ल्ड में हैं। लगभग 151 देशों में महात्मा गांधी की मूर्ति लगी हुई है। तो इसी से हम पता कर सकते हैं कि महात्मा गांधी फिर भी पूरे वर्ल्ड में किस लिए मशहूर है। नॉन वायलेंस विद द ट्रूथ, जो उनका सत्याग्रह है वो सत्याग्रह के लिए पूरे वर्ल्ड में मशहूर है ना। तो किस तरह से भारत में उनका जो गांधी 1917 से 1947 माना जाता है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। महात्मा गांधी, जैसे सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी का जो जन्म है वो 2 अक्टूबर 1869, ओके, 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर एंड गुजरात में, यानी कि पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, है ना। करमचंद गांधी और पुतली बाई उनकी माता पिता थे। करमचंद गांधी उनके पिताजी का नाम था और पुतली बाई उनकी मम्मी का नाम था। उसके बाद 1948 तक, जबकि 30 जनवरी 1948, लेकिन उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 और मृत्यु 30 जनवरी 1948 को सुबह प्रातः नाथूराम गोडसे के द्वारा मार दिया गया, हत्या कर दिया गया। तो इसीलिए हम उनको, हमारे महात्मा गांधी को हत्यारा के रूप में हम जाना जाता है, नाथूराम गोडसे को। ओके, इनके बारे में देखते हैं कि जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को। इनका विवाह 1883 में कस्तूरबा गांधी के साथ हुआ, है ना, जब उनकी एज था 40 ईयर्स, है ना। 14 साल के एज में महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हो जाता है। उस टाइम तक महात्मा गांधी अच्छा खासा इस पूरी दुनिया को नहीं देख पाते हैं, इंडिया को भी नहीं देख पाते हैं। उसी क्रम में अपना स्टडी लाइन भी जारी रखते हैं, पढ़ते हैं गुजरात के वहीं सरकारी विद्यालय में, धीरे धीरे पढ़ाई करते करते उनकी जो शादी, फिर वो राजनीतिक थोड़ा सा उठा-पटक होता रहता है। ब्रिटिशों का गुलाम हमारा इंडिया था ही। अंत में उन्होंने सोचा कि 1888 में क्यों ना कर लें हम बैरिस्टर, यानी कि LLB। तो LLB और बैरिस्टर दोनों हमारा जो होता है, एक बोलते हैं एडवोकेट और एक बोलते हैं बैरिस्टर। तो होता क्या है, यदि जो व्यक्ति ब्रिटिश को छोड़कर इंडिया के किसी भी या दुनिया के किसी भी देश से LLB करता है, वकील की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, कंप्लीट करता है, तो उसको हम बोलते हैं एडवोकेट। वही LLB यदि हम ब्रिटेन में जाकर करते हैं, इंग्लैंड में जाकर करते हैं, तो उसी LLB डिग्री वाले को बोलते हैं बैरिस्टर। ओके, तो देखते हैं इनका विवाह 1883 में हुआ था कस्तूरबा गांधी के साथ। इनके 4 पुत्र हैं, यानी कि 5 पुत्र भी माना जाता है। वो 5 पुत्र हैं, जिन जमनालाल बजाज भी हैं, इनकी हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, इनके 4 पुत्र और जमनालाल बजाज, यानी कि 5 पुत्र हुआ करते थे। जब वो भारत, ये भी माना जाता है, राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए। ये राजनीतिक गुरु कैसे बने, क्यों बने, वो भी बताएंगे। अब इसका एक पार्ट से ये आपको बना रहे हैं, इसका लगभग 4 से 5 पार्ट्स आएगा वीडियो। एक वीडियो में संभव नहीं है महात्मा गांधी के बारे में पूरा बताना, तो इसीलिए शॉर्ट बता रहे हैं, और ताकि आप लोगों का पूरा क्लियर भी हो जाए, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं जाना चाहते हैं। तो राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जब 1888 में मुंबई से ये पढ़ने के लिए, यानी कि एडवोकेट की डिग्री करने के लिए, LLB करने के लिए ये जाते हैं कहाँ, लंदन। तो 1888 में गए ये लंदन, है ना। उसके बाद 3 साल के बाद वो 1891 में रिटर्न आते हैं भारत, यानी कि बैरिस्टर बनकर। तो
क्वेश्चन सीधा आता है कि महात्मा गांधी बैरिस्टर बनने के लिए, यानी कि वकील LLB की तैयारी करने, पढ़ाई करने के लिए इंग्लैंड कब गए थे? तो 1888 में, 1888 में। उसके बाद कहाँ से गए थे? तो मुंबई से, है ना। 1891 में वो बन गए, यानी कि BPSC का ये क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी बैरिस्टर बनकर भारत कब लौटे? तो 1891 में। ना अब देखते हैं कि 1891 में आते हैं, उसके बाद 91, 92 रहते हैं। उसके बाद भारत में ही, अपने ही गुजरात में प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं LLB का। लेकिन उनसे एक व्यक्ति मिल जाता है 1893 में, जो साउथ अफ्रीका में बिजनेस करता है, जिसका नाम रहता है अब्दुल्ला, है ना। यानी कि अब्दुल्ला एक व्यापारी था, अब्दुल्ला नामक व्यापारी की, जिसको अब्दुल्ला की कुछ समस्या हो गई थी साउथ अफ्रीका में, उसके साथ कुछ बिजनेस से संबंधित कुछ समस्या था। तो साउथ अफ्रीका में केस लड़ने के लिए उन्होंने महात्मा गांधी से संपर्क किया। तो जरा सोचो कि महात्मा गांधी, कोई भी व्यक्ति किसी संविधान को पढ़ता है तो जिस देश में LLB करता है उसी देश में वो एडवोकेट कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा चांस है। लेकिन हम जानते हैं कि उस टाइम भारत भी गुलाम था और साउथ अफ्रीका भी गुलाम था। किसका? ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का कानून पूरे दुनिया में चलती थी वहाँ पर जहाँ पर ब्रिटिश अपना कॉलोनी बनाकर रखते थे। तो कोई भी व्यक्ति यदि ब्रिटेन से बैरिस्टर बन जाएगा तो ब्रिटिश की किसी भी कॉलोनी में जाकर अपना प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस कर सकता है एज वकील, यानी एडवोकेट के रूप में। तो वही महात्मा गांधी 1893 में साउथ अफ्रीका गए दादा अब्दुल्ला के साथ, है ना। और 1853 में गए तो साउथ अफ्रीका में बहुत सारा रेसिस्ट, देखिए बहुत सारा भेदभाव की वहाँ पर उनको जानकारी हुआ कि वहाँ पर बहुत सारे अंग्रेजों गोरे काले का जो भेदभाव वहाँ पर मिला, वहीं से उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हुआ, जो कि अपने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले साउथ अफ्रीका में ही किया है, जैसे जानते हैं। उसके बाद 1894 में गए, एक साल बाद 1894 1894 में साउथ अफ्रीका में नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, है ना। सीधे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने नडाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कहाँ किया था? साउथ अफ्रीका में। ओके, ये भी पूछता है कि साउथ अफ्रीका में कौन सा एक सोसाइटी, एक NGO की स्थापना किया था? तो नडाल इंडियन कांग्रेस की 1894 में किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। ओके, उसके बाद धीरे धीरे समय बीतता गया, वहाँ के लोगों से मिलते गए, वहाँ की सिचुएशन समझते गए, है ना। उसके बाद अपने आप को ढलना स्टार्ट करते अंत। उसके बाद आ गए 1894, 1904, इनकी 1904 में फिनिक्स आश्रम, जो कि डरबन में है, जिसको गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं, आज भी वहाँ पर है डरबन में, जो कि साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका में डरबन में फिनिक्स आश्रम है। अब उसका नाम चेंज करके कर दिया गया, 1951 में नाम चेंज किया गया, जिसका हो गया गांधी आश्रम। ओके, उसके बाद 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है, कई बार BPSC ने पूछा है कि महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग अपने लाइफ में कब किया गया? तो 1906, यानी कि 1906 में कहाँ किया गया? तो साउथ अफ्रीका में, है ना। अगर आ जाएगा तो महात्मा गांधी के द्वारा पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया? तो साउथ अफ्रीका में। भारत में सबसे पहली बार कहाँ किए? तो चंपारण, बिहार में, है ना। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, एक ही चंपारण था, जो राजकुमार शुक्ल के सहयोग से वहाँ पर गए थे। इसकी कहानी भी लंबी है, वो भी बताने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 1906 में सत्याग्रह का पहला प्रयोग करते हैं और 1908 में पहली बार जेल जाते हैं। यानी कि वहाँ पर जोहान्सबर्ग में कुछ लोगों को ले जाते थे, मजदूर को ले जाते समय वहाँ पर जाते हैं ट्रेन से, फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी विद्रोह तो नहीं, लेकिन सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। इनको पहली बार 1908 में, है ना, पहली बार 1908 में साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी को जेल में डाला गया। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी पहली बार जेल कब गए थे? 1908 में। कहाँ गए थे? साउथ अफ्रीका, जोहान्सबर्ग। ओके, अब देखते हैं कि 1924, अब 1924 से पहले एक आपको बताना चाहते हैं कि महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका में गए, पूरे वहाँ पर सत्याग्रह किए, जेल गए, वहाँ सत्याग्रह में इनको विक्ट्री मिली, है ना। वहाँ इनको बहुत एक तरह से चर्चे में हो गया। इनको वहाँ पर जब रिटर्न हुए जब साउथ अफ्रीका,
वहाँ से बहुत सारी एक्टिविटी करने के बाद तो वो डेट था आपका 1 जनवरी से 9 जनवरी 1915, है ना। तो यानी कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी रिटर्न होता है। दादा जो साहब थी अब्दुल्ला, दादा साहब अब्दुल्ला, उनके भी केस जीत जाते हैं। वहाँ के लोगों को बहुत सारा सत्याग्रह सिखाते हैं, वहाँ से विक्ट्री करके आते हैं भारत में 9 जनवरी को। तो भारत में 9 जनवरी पर सबसे पहले मुंबई से जाते हैं और मुंबई से आते हैं, है ना। और इसमें एक दिलचस्प बात है कि 9 जनवरी को भारत सरकार आज़ादी के बाद मनाती है नेशनल माइग्रेशन डे, यानी कि जिसको बोलते हैं हम हिंदी में राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। तो ये जो यह है 9 जनवरी, जब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से रिटर्न है, तो उसी रिटर्न की खुशी में माइग्रेट कर गए थे। एक देश से दूसरे देश जाना या एक राज्य से दूसरे राज्य जाना एज इकोनॉमिकल एक्टिविटी करने के लिए, कमाने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं माइग्रेशन। तो जैसे मान के चलो अभी कोरोना में बहुत सारे लोग एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे राज्य, मतलब माइग्रेशन बहुत हो गया था, माइग्रेट लोग इधर से इधर जा रहे हैं, है ना, माइग्रेट। तो यही माइग्रेशन डे मनाया जाता है 9 जनवरी को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी को पहली बार साउथ अफ्रीका जाने के बाद रिटर्न हो गए और आने के बाद फिर दोबारा कहीं अस्थायी रूप से रहने के लिए विदेश नहीं गए। ओके, तो 9 जनवरी 1915 को रिटर्न है। इसी दिन महात्मा गांधी को ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा क्या दिया गया? कैसर ए हिंद, है ना। यहाँ पर आपका कैसर ए हिंद होगा। कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को 9 जनवरी 1915 को दिया गया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। ओके, अब जैसे ही वो भारत में आते हैं, तो भारत में आते हैं तो आते हैं कि जो राजनीतिक गुरु हैं गोपाल कृष्ण गोखले से मिलते हैं और मिलते हैं, उनसे सोल्यूशन करते हैं कि हमको क्या करना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले जानते हैं कि भारत की सिचुएशन कुछ अलग है, साउथ अफ्रीका की सिचुएशन अलग है। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को एक सजेशन देते हैं कि आप पहले 2 साल तक पूरे भारत को भ्रमण कीजिए, यहाँ के रूरल एरिया में जाइए, अर्बन एरिया में जाइए, रूरल एरिया में क्या प्रॉब्लम है उसको समझने की कोशिश कीजिए, किसानों की क्या समस्या है उसको समझिए, है ना। उसके बाद हमारे जो शहरी एरिया में रहने वाले हैं, जो डेली वेजेज लेबरर है, उनकी क्या समस्या है उनको समझिए, प्लांटेशन वाली की क्या समस्या है, SC ST की क्या समस्या है, दलितों महादलितों की क्या समस्या है, कुछ को आप समझिए पहले 2 साल तक। उसके बाद एक्टिव पॉलिटिक्स में आइए। महात्मा गांधी ने सेम वैसे ही किया। जनवरी 1915 में आते हैं महात्मा गांधी और फिर महात्मा गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में जाते हैं कब? 1916 में, जब दिसंबर 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। तो लखनऊ में जब कांग्रेस INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को, है ना। तो INC की लखनऊ अधिवेशन 1916 में महात्मा गांधी पहली बार पार्टिसिपेट करते हैं और वहीं पर मिलते हैं हमारे बिहार के दिग्गज नेता राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी से मिलते हैं और बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर चंपारण बिहार में अन्याय हो रहा है किसानों के साथ। यहाँ पर एक किसान को यानी कि जबरदस्ती इंडिगो प्लांटेशन करने को दिया जाता है, यानी कि नील की खेती करने के लिए जबरदस्ती किया जाता है, जिसको बोलते हैं 3 कठिया प्रणाली। वो क्या होता था? तो वो 3 कठिया जिसको बोलते हैं 3/20, यानी कि 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है। 20 कट्ठे में से 3 कट्ठा का में आपको नील की खेती करना अनिवार्य होता था वहाँ के DM के अनुसार, है ना, जो ICS होते थे, इंडियन सिविल सर्विस से। उन्होंने कहा था कि ऐसा नहीं, हाँ आपको करना ही पड़ेगा। और इसको करने में सबसे बड़ी नुकसान ये होता था कि जो भी किसान जिस फील्ड में, जिस खेत में इसको एक बार बो देता था, उस फील्ड की जो फर्टिलिटी रेट है, उपजाऊ क्षमता है, वो ऑटोमेटिक खत्म होने लगती थी। क्यों? कि उसकी जो जोड़ें थी बहुत लंबे होती थी और वो मिट्टी में जाकर उस मिट्टी को पूरे पानी को सोख लेती थी, पूरे मिनरल को सोख लेती थी और दूसरे प्लांटेशन को इसमें पैदा नहीं होने देती थी। यही मेन कारण था कि किसान विरोध करते थे। दूसरा ये भी कारण था कि इंडिगो की खेती जो है, इंडिगो का प्रयोग केवल ब्रिटिश सरकार करते थे। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़े को रंगाई करने में वो दूसरे को नहीं बेच सकते थे, कभी भी बेचेंगे तो ब्रिटिश
मर्चेंट को ही बेचेंगे। इसीलिए ब्रिटिश मर्चेंट मन भावे दाम से लगाते थे। मैंने 100 रुपये के जी है ना, वो कहेंगे 10 रुपये देना है तो किसको देगा, दूसरे को तो बेचेगा ही नहीं। इस तरह से लोगों को एक तो पहले फर्टिलिटी खत्म हो रहा है उनका ज़मीन भी, और दूसरे को उनके अच्छा खासा पैदावार भी नहीं मिल रहा है। इसीलिए वहाँ के किसान विद्रोह किए, और उस विद्रोह को में शामिल करने के लिए राजकुमार शुक्ल जी ने महात्मा गांधी को बुलाया। महात्मा गांधी 1917 ईस्वी में, यानी कि अप्रैल 1917 में महात्मा गांधी पटना होते हुए वो बेतिया जाते हैं, पश्चिमी चंपारण, और वहीं पर जाकर किसानों से मिलते हैं, किसान की समस्या सुनते हैं। उसके बाद जाकर वहाँ के डीएम साहब से मिलते हैं, मजिस्ट्रेट से मिलते हैं, जो भी वहाँ थे। कहते हैं मजिस्ट्रेट कहते हैं कि ऐसे ऐसे कितने आए कितने गए, आप जाइए, हम ये सब सुनने वाले नहीं। लेकिन उसको नहीं पता था कि ये बंदा कौन था, इसकी हिम्मत क्या थी। उसके बाद महात्मा गांधी सबको यूनाइट किया। यूनाइट करने के बाद वहाँ पर हड़ताल किया। हमने हड़ताल अभी 100% नहीं किए, तो जिसके कारण वहाँ के लोग बहुत ही इच्छुक हो गए, महात्मा गांधी को सपोर्ट करने लगे। और महात्मा गांधी 1917 में पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया। कहाँ? तो चंपारण, है ना। जैसे हर शहर में जाइएगा तो चंपारण मीट हांडी, है ना, इस तरह से। तो याद रखिए, चंपारण में ही सबसे पहले महात्मा गांधी ने अपनाया, एक्टिव पॉलिटिक्स से शुरू की थी, यानी कि सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। इसीलिए महात्मा गांधी का कई बार क्वेश्चन पूछा, यहाँ तक बिहार दरोगा भी क्वेश्चन पूछा था कि महात्मा गांधी का कर्म भूमि कौन किसको माना जाता है। ऑप्शन में बहुत सारा स्थान दे देगा, तो याद रखें चंपारण यानी कि बिहार। ओके, तो महात्मा गांधी यहाँ से मिलते हैं। यहाँ से जीतने के बाद यहाँ पर विक्ट्री मिलती है, 3 कठिया मजदूरी को खत्म कर दिया, 3 कठिया प्रणाली खत्म कर दिया जाता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कहा जाता है कि जिसको मन वो करेगा, जिसको मन नहीं करेगा। अब जो है बाइनरी हटा दिया गया वहाँ से। तो वहाँ उसके बाद यहाँ की जो टैक्सेस थे, टैक्स भी बढ़ा दिया गया था, टैक्स भी हटा दिया गया। महात्मा गांधी को यहाँ विक्ट्री मिलते ही, रीजनल विक्ट्री था, नेशनल वाइड नहीं था, रीजनल विक्ट्री मिलते ही इनको थोड़ा सा करेज मिला, हिम्मत मिला, और अंततः ये कहाँ चले गए, खेड़ा में। अब खेड़ा से पहले गए अहमदाबाद। अहमदाबाद में क्या हुआ कि मिल मजदूरों, वहाँ पर मिल मजदूरी कम था, मिल मजदूरों के पक्ष में वहाँ पर हड़ताल की। पहली बार महात्मा गांधी भारत में हड़ताल किए, कहाँ? अहमदाबाद में, मिल मजदूरों के पक्ष में 1918 में, है ना। तो सीधे पूछता है महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग चंपारण 1917। उसके बाद महात्मा गांधी पहली बार हड़ताल कब किए? 1918 अहमदाबाद में, मिल मजदूर के समर्थन में। ओके, उसके बाद उससे 1918 में वो खेड़ा में जाते हैं, जहाँ पर किसान विद्रोह करते हैं, उनको भी सहायता करते हैं, है ना। और वहाँ पर भी जो बढ़ा हुआ लगान है वो भी माफ करवाते हैं। इस तरह से एक पैक यानी कि 2 साल के अंतर्गत महात्मा गांधी को चंपारण 1917 में सक्सेस मिला। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो वहाँ भी विक्ट्री मिली, और अंततः खेड़ा में भी विक्ट्री मिली। तो अब महात्मा गांधी लगभग नेशनल वाइड लीडर बन चुके थे। अंततः क्या हुआ कि भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत फर्स्ट वर्ल्ड वार से माना जाता है, तो लेकिन 6 अप्रैल 1999 ये डेट जो कि इंडियन हिस्ट्री में सबसे ब्लैक डे में से एक माना जाता है, क्योंकि इसी दिन आपका रॉलेट एक्ट की शुरुआत हुई थी। रॉलेट एक्ट, है ना, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या होता था? यानी कि बिना किसी से पूछे, बिना पता ना, बिना सुनवाए, बिना जज, बिना वकील, किसी को भी उठाकर जेल में डाल दो 80 दिन के लिए, 180 दिन के लिए, 6 महीने के लिए, 3 साल के लिए जेल में चले जाओ। इसका मेन मकसद था रॉलेट एक्ट को पास करना कि पॉलिटिकल एक्टिविटी को रोकना। जब लोग गैदरिंग करेंगे, एक जगह भीड़ जुटाएंगे, पॉलिटिकल एक्टिविटी करेंगे, तो सरकार की शिकायत होगी। और सरकार नहीं चाहती थी, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उनको क्रिटिसाइज हो। डेमोक्रेसी में तो जब तक सरकार की क्रिटिसाइज नहीं होगा तब तक डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं सकती। लेकिन वो तो मोनार्की था, डेमोक्रेसी था नहीं। अंत महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में 6 अप्रैल 1919 को क्या कर दिए? विद्रोह कर दिए। विद्रोह मतलब कि विद्रोह किए नॉन वायलेंस, अहिंसा के साथ, उसमें लाठी डंडा कुछ नहीं। ये विद्रोह किए, यानी कि आंदोलन किए, और इस आंदोलन
बढ़ते गया धीरे धीरे आंदोलन एक रूप ले लिया क्या चीज़ का, तो वायलेंस का, अहिंसा को मैंने अहिंसा से हिंसा पर चला गया, जिसके कारण महात्मा गांधी इस रॉलेट एक्ट को रोकना पड़ा। रॉलेट एक्ट के अब उसके बाद इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड भी होता है जो 13 अप्रैल 1919 को। अब होता क्या है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग होता है, जलियांवाला बाग। इसको जलियांवाला बाग मैसेकर, ये जलियान नामक एक व्यक्ति का ये बाग होता था, उसमें बहुत सारे लोग हैं ना, बैसाखी के मेले बगल में लगा हुआ था, उसको देखने के लिए आए थे, बहुत सारे महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आए थे। और वहीं पर रॉलेट एक्ट के विरोध में एक मीटिंग भी बुलाई गई थी यहाँ पर। और प्लस में एक और मीटिंग था कि सैफुद्दीन कुचिली जो है वो गिरफ्तार हो गए थे, है ना। सतपाल और सैफुद्दीन कुचिली के गिरफ्तारी के विरोध में जलियांवाला बाग में मीटिंग हुई। इसी में एक आपका एक मिश्रा नाम का ऐसी कोई व्यक्ति है जिनका, उन्होंने जाकर जनरल डायर को बता दिया और जनरल डायर आकर जलियांवाला बाग में घुसकर उनके पूरे 3 को फाटक थे जो एग्जिट था, तीनों को बंद कर दिया, 2 को बंद कर एग्जिट करोकर और पूरे अंधाधुंध फायरिंग करवा दिया। इस पर हम एक स्पेशल बनाएंगे, जलियांवाला बाग कैसे हुआ, क्या कारण था, लंबा वीडियो जाएगा, है ना, इसीलिए इसको अभी शॉर्ट में बनाकर छोड़ देंगे। ओके, तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 जो डायरेक्ट क्वेश्चन देता है। अब धीरे धीरे जो ओहदा है महात्मा गांधी को बढ़ता गया। जलियांवाला बाग के बाद फिर नन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में जारी किया। इसको बोलते हैं असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन विद खिलाफत मूवमेंट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया था, ऑटोमन एम्पायर हार गया था, तो पूरे तुर्की के जो सम्राट होते थे जिसको खलीफा बोलते थे, पूरे विश्व में जो मुसलमान होते थे उनके वो गुरु होते थे, धर्म गुरु, तो खलीफा बोलते थे। तो जाहिर बात है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तुर्की हारा था तो उसके साथ बहुत ही असमानजनक मैंने बहुत ही भेदभाव संधि की गई थी, ट्रीटी की गई थी, जिसको लेकर मुसलमान पूरे दुनिया भर के मुसलमान ब्रिटिशर्स के खिलाफ हो गए थे। इसी को फल सहायता लेकर और इसी को एक चांस लेकर महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर नेशनल वाइड पूरे फैलाना है को विद्रोह आंदोलन, तो हिंदू और मुसलमान को साथ देना ही पड़ेगा। तो हिंदुओं ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, उससे पहले बहुत सारा रीजन थे जिसके कारण सरकार के खिलाफ में विद्रोह। ओके, तो अब देखिए जलियांवाला बाग हुआ। जलियांवाला बाग जो कि घटना है वो 13 अप्रैल 1919 को होता है। उसके बाद धीरे धीरे महात्मा गांधी आगे बढ़ते हैं, रॉलेट एक्ट के पारित करते हैं। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध बहुत सारे आंदोलन होती है, उस आंदोलन को भी कॉल अप कर दिया जाता है। तो अभी जस्ट बताया कि आपका चौरा चोरी का है ना, जैसे मान के चलिए 5 अप्रैल, ओके, तो 5 अप्रैल 1922 को अभी बताया कि क्या हुआ था कि एक चौरा चोरी घटना हुआ था जो कि यूपी के गोरखपुर में है चौरा चोरी। वहाँ पर बहुत सारे किसानों ने मिलकर लगभग 22-21 सोल्जर और एक आपका अधिकारी ऑफिसर सहित 22 लोगों को जिंदा जला दिया गया, जिसके कारण महात्मा गांधी ने माना कि यह हमारा जो नॉन वायलेंस रेगुलेशन है, नॉन वायलेंस जो मूवमेंट है वो वायलेंस पर उतर चुका है, यानी कि असहयोग आंदोलन जो है ना, ये जो हमारा अहिंसकवादी था ये हिंसा को आ गया है। अब इसको हम कॉल अप करते हैं, बंद कर दिया। बहुत सारे लोगों ने, जैसे सुभाष मोतीलाल नेहरू और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारों ने क्रिटिसाइज भी किया महात्मा गांधी को कि अब हमारा आंदोलन बढ़ने ही वाला था कि आपने बंद कर दिया। लेकिन महात्मा गांधी को मानना था कि किसी भी आंदोलन में यदि आगजनी हो जाता है, किसी को जान लेने और देने पर आ जाती है बात, तो आंदोलन ज़्यादा सफल नहीं होता है ना। इतिहास लोगों ने सीखा है। ऐसी बात हो, लिबरलिज्म का ज़्यादा सपोर्ट कर देते हैं, सोशलिज्म को सपोर्ट कर देते हैं, इसीलिए उन्होंने बंद कर दिया। अंत फिर 1924 में महात्मा गांधी अपने पूरे लाइफ में एक बार INC, इनकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बेलगाम अधिवेशन हुआ था कर्नाटक में है, याद रखिएगा। सीधे पूछता है क्वेश्चन कि महात्मा गांधी पहली बार INC के अध्यक्ष कब बने थे, कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में, है ना। INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924 में बने थे। किस अधिवेशन में? बेलगाम अधिवेशन में। बेलगाम कहाँ है? तो कर्नाटक में है
है ना। जहाँ पर इन्होंने ये बहुत सारा कोई खास इसमें इनपुट आउटपुट नहीं आया, तो सत्य के साथ प्रयोग, उन्होंने एक बुक लिखा था सत्य के साथ प्रयोग। ऐसे 2 बुक इनका बहुत ही प्रचलित है। एक 1909 में लिखा गया था, है ना, एक 1909 में लिखा गया था बुक, और एक 1925 में, है ना। तो 1925 में लिखा गया था सत्य के साथ मेरा प्रयोग, है ना। तो 1925 में जो बुक लिखा था, इनका सत्य के साथ मेरा प्रयोग, ये महात्मा गांधी को बायोग्राफी है ना। महात्मा गांधी ने अपने बताया कि सत्य के साथ कैसे प्रयोग किया जा सकता है, यह सत्याग्रह कैसे होते हैं, विच इज द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, ट्रूथ विद हाउ टू इम्प्लीट, या हाउ टू द प्रोटेस्ट, या हाउ टू द नॉट इंक्लूडेड ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। ओके, तो इसमें 1925 में सत्य के साथ प्रयोग किया है, बुक लिखा था, है ना। अब जो है महात्मा गांधी को बहुत सारे उपाधि दिया गया, है ना। महात्मा गांधी 1930 में फिर आए। ऐसे बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा, बनाना भी महात्मा गांधी पर 2-3 और वीडियो बनाना पड़ेगा। तो इतना हमारा फिर कवर करते हैं। महात्मा गांधी जन्म 2 अक्टूबर 1869, मृत्यु 30 जनवरी 1948। ओके, 2 अक्टूबर। विवाह 1883 में, है ना। पुत्र हीरालाल और तुम्हारा आपका मणिलाल, रामलाल, है ना, मदनलाल। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले 1888 में मुंबई में गए सीखने के लिए, करने के लिए 1891 में बनकर आ गए। 1893 में साउथ अफ्रीका गए अब्दुल्ला सेठ के केस लड़ने के लिए। 1894 में साउथ अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। 1894 में 1904 में फिनिक्स आश्रम डरबन में स्थापना की है, जिसको हम गांधी आश्रम के नाम से जानते हैं। 1906 में सत्य का पहला प्रयोग, यानी सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1906 में साउथ अफ्रीका में। 1908 में जेल में रहे, पहली बार जेल गए 1908 में साउथ अफ्रीका में। एक डेट याद रखिएगा, कभी भी महात्मा गांधी से संबंधित एक डेट है, यानी कि 1893 से लेकर 1915। अगर महात्मा गांधी से कोई भी क्रोनोलॉजी पूछे और डेट उसमें दे दे कि 1893 से 1915 के बीच में कोई भी डेट हो, अगर पूछेगा कि ये कहाँ की है घटना, तो सीधे आप कहिएगा साउथ अफ्रीका। ओके, क्योंकि 1893 से 1915 तक साउथ अफ्रीका में ज़्यादा दिन रहे और वहीं पर पूरा अपना एक्टिविटी किए। तो 1906 में भी साउथ अफ्रीका, 1908 में भी साउथ अफ्रीका, है ना। अब जैसे है उपाधि, जब 9 जनवरी 1915 को आए तो उनको उपाधि दिया कैसे रही। उसके बाद भर्ती करने वाले सर्जेंट, है ना। अब क्या होता है कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे ब्रिटिशर्स ने इनसे आग्रह किया कि आपको आर्मी दे दीजिए, आर्मी के बच्चों को बोलिए, यहाँ के युवाओं को बोलिए कि आर्मी ज्वाइन करें, ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करें, मैं आपको ऑटोनॉमी दे दूंगा, ऑटोनॉमी स्वराज दे दूंगा। तो सोचे कि हमको स्वराज मिल जाएगा यदि हम इसको सपोर्ट करते हैं, प्रथम विश्व युद्ध में हमको स्वराज मिल जाएगा, आज़ादी मिल जाएगा, तो क्या प्रॉब्लम है। तो इन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि आप अंग्रेजों की सहायता कीजिए, आर्मी ज्वाइन कीजिए। इसीलिए इनको बोला जाता है भर्ती करने वाला सार्जेंट, है ना। उसके बाद इनको भंगी शिरोमणि भी, अफ्रीका के दौरान इनके दोस्त जो ने इनको भंगी शिरोमणि के नाम, ये कहता है कि आज सीधे बीपीएससी का क्वेश्चन पूछा था कि भंगी शिरोमणि के उपाधि कहाँ पर मिला गया था महात्मा गांधी को, तो साउथ अफ्रीका में। ओके, उसके बाद इनको एक और मिला था कुली बैरिस्टर, ये भी साउथ अफ्रीका के एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, है ना। ये साउथ अफ्रीका में एक अंग्रेज मजिस्ट्रेट था, जब वहाँ पर अपना प्रैक्टिस कर रहे थे, जब अपना दलील दे रहे थे, तो जिस देश में थे वो तो सब देखते करता, इसीलिए वो मजिस्ट्रेट ने इनको कहा कुली बैरिस्टर। उसके बाद एक और इनको आता है करमवीर, दक्षिण अफ्रीका में इनका सहयोगी था, बहुत अच्छा सहयोगी था, जिनको सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में इनको भी नाम मिला कर्मयोगी। क्योंकि जितने भी ये आपको मिलने वाला है ये सब साउथ अफ्रीका, कैसे रहे साउथ अफ्रीका में मिला, है ना, साउथ अफ्रीका में मिला। भर्ती करने वाला सार्जेंट इंडिया में ये मिला, ये आपका इंडिया में हुआ। उसके बाद भंगी शिरोमणि साउथ अफ्रीका, कुली बैरिस्टर महात्मा गांधी को उपाधि सभी है साउथ अफ्रीका। उसके बाद करमवीर भी साउथ अफ्रीका में मिले सहयोगी के दौरान। सेवाग्राम का संत जो सबसे मशहूर है, ये भी है आश्रम के अतिथि, जितने भी आश्रम में अतिथि आते थे ना महात्मा गांधी से भेंट करने के लिए, उन्होंने सेवाग्राम का संत कहा था महात्मा गांधी को। सीधे पूछा कि सेवाग्राम का संत किसको कहा जाता है, किसको उपाधि है, महात्मा गांधी। करमवीर हो गया सेवाग्राम का संत। बापू, जिसको पूरी दुनिया जानती है,
बापू के नाम से महात्मा गांधी। तो सबसे पहले महात्मा गांधी को बापू किसने कहा? तो C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू। C.F. एंड्रूज और जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहले कहा महात्मा गांधी को बापू। तब से पूरे महात्मा गांधी को पूरी दुनिया बापू कहती है। राष्ट्रपिता जो भी सबसे मशहूर है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का उपाधि किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने। ओके, तो इस तरह से एक बार फिर उनका रिकॉल कर लेते हैं कि कैसर हिंद महात्मा गांधी को कितनी उपाधि दिया गया है? कैसर हिंद ब्रिटिश के द्वारा भर्ती करने वाला सर्जेंट, इंडियन पीपल के द्वारा शिरोमणि साउथ अफ्रीका में, कुली बैरिस्टर साउथ अफ्रीका में जो कि अंग्रेज बैरिस्टर के द्वारा, करमवीर साउथ अफ्रीका, सेवाग्राम का संत ये इंडिया में है ना, ये आपका इंडिया में लगा सेवाग्राम का संत बापू C.F. एंड्रूज जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। तो इस तरह से महात्मा गांधी के बारे में कुछ जानकारी हासिल की है जो कि ये हमारे एग्जामिन पॉइंट से खासकर BPSC दरोगा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ठीक है, सबको थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।